हेलो फ्रेंड्स। इसमें आप व्यू में मैंने आपको सुबह एक वीडियो अपलोड किया था। उससे आगे वाला पोर्शन इसमें आप व्यू की परिभाषा आपको मैंने बताई थी और आप व्यू को डिनोट करने के 3 सिंबल होते हैं। उसमें दीर्घ कोष्ठक, दोहरे दंड और लघु कोष्ठक। हमारी पाठ्य पुस्तक में आप व्यू को जिस कोष्ठक से रिप्रेजेंट किया गया है वो है आपका धीर कोष्ठक। ठीक है। आप व्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इक्वल, इसमें लिखते हैं 2 5 7 3 -1 2। तो ये एक आप व्यू है। अब आप व्यू की कोट की परिभाषा दिखाई थी मैंने। यदि किसी आप व्यू में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आप व्यू की कोट कहते हैं। माने पहले पंक्ति, तो पंक्ति क्या होती है, बाएं से दाएं की ओर जो क्षैतिज अवयव हैं उन्हें अपन पंक्ति कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्ध्वाधर अवयव जो होते हैं खड़े में, इस टाइप से, ये C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसकी कोटि 2 × 3 है। ये मैंने आपको समझा चुका हूं। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड डेली न्यू वीडियो आप देख सकते हैं, तो माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं AIJ या CIJ का अर्थ है, नोट, AIJ या CIJ का अर्थ है IB पंक्ति और JB स्तंभ। माने पहला वाला अवयव पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला अवयव स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। इक्वल, जैसे आपका ये कोई आप व्यू है, 7 रूट में 3 -1/2 5 8 10। आपका ये कोई आप व्यू है और आपसे पूछता है इक्वल, तो A21 A22 A23 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए A21 हल, जिसे हम कैसे हल करेंगे, A21 का अर्थ होता है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। चलो इसमें एक और ले लें, 21 यहाँ पर A13 और ले लीजिए। चलिए, इसका अर्थ है दूसरा, इसका अर्थ है दूसरी पंक्ति एवं पहला कॉलम। कॉलम मीन्स स्तंभ। तो यहां पर दूसरी पंक्ति, तो ये आपकी दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में कौन से अवयव है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है। 5 8 और 10, ये आपकी दूसरी पंक्ति है R2। अभी मैं इसको समझा रहा हूं। ये दूसरी पंक्ति है। पहला कॉलम आपका ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है, ये फर्स्ट कॉलम है। इसमें 7 और 5 आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में।
अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5 पर, इस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस एलिमेंट को काटेंगे वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस a21 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो a21 इक्वल आ गया 5। ये समझाने का तरीका है, इसको अभी मैं समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको निकालना है जैसे a22 तो दूसरी पंक्ति ये रही आपकी, दूसरी पंक्ति को लिख लेंगे। तो इस यहाँ लिख दिया मैंने, दूसरी पंक्ति में कौन से अवयव हैं? 5, 8, 10। ये आपको, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करेंगे समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे। और दूसरा ही कॉलम है, तो दूसरा कॉलम आपका ये रहा, तो दूसरा कॉलम आपका ये है। तो दूसरा कॉलम तो कौन सा अवयव कॉमन है? ये वाला अवयव इसमें कॉमन हो गया। ये दूसरी पंक्ति थी, ये दूसरा कॉलम है, कौन सा कॉमन है? 8। जैसे ये आपकी दूसरी पंक्ति है, डॉट 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 लगा दिया। ये दूसरा कॉलम है, तो ये 8 पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ऐसे ही A13, अब इसको मैं डायग्राम, इसका अर्थ है पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति आपकी कौन सी है? ये वाली, ये आपकी फर्स्ट पंक्ति है, ये हटा दो, ये लिए फर्स्ट पंक्ति, ये आपकी पहली पंक्ति है। कॉलम कौन सा है? तीसरा, तो ये आपका तीसरा कॉलम है ये। तो दोनों एक दूसरे को कहां काटेंगे? -1/2 पर। तो ये आ गया -1/2, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। 2, 3, A23, इसको समझना है। पंक्ति कौन सी है? दूसरी, तो पंक्ति लिख लो पहले, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में है 5, 8 और 10। कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम है, तो तीसरा कॉलम आपका खड़े में आएगा इस टाइप से। तो कौन सा कॉमन आएगा? 10 आ गया, क्योंकि ऊपर -1/2 है, तो ये कहां पर रिपीट करेगा? 10 पर। तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इस टाइप से कौन सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, पंक्ति पहला वाला अवयव पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरा वाला अवयव कॉलम को दर्शाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद अब है इसमें अपव्यू के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अपव्यू के प्रकार, तो नंबर पहला है पंक्ति अपव्यू। पंक्ति अपव्यू। नंबर दूसरा है स्तंभ अपव्यू। फिर है तीसरा है शून्य अपव्यू। तो पंक्ति अपव्यू की परिभाषा, ऐसा अपव्यू यदि किसी अपव्यू में केवल एक ही पंक्ति हो, उसकी परिभाषा है यदि किसी अपव्यू में केवल
एक पंक्ति होती है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति मात्र एक होगी, तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर 1 5 7 8, तो इस आव्यूह में पंक्ति एक है, ये आपकी पंक्ति एक है, ओनली पंक्ति है R1, लेकिन इसमें स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये आपका पहला स्तंभ है C1, ये आपका दूसरा स्तंभ है, ये आपका तीसरा स्तंभ है, ये आपका चौथा स्तंभ है। इसमें स्तंभ 4 हैं, पंक्ति एक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 4। 1 गुणा 4 यहाँ लिखा है, ये कोटि, एक पंक्ति 4 स्तंभ, तो 1 गुणा 4। अब आते हैं हम इस टाइप से लिख दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसको आप हटा देंगे, इस केवल ये लिखना है बस। अब आते हैं स्तंभ आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ है तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। जैसे a बराबर A B C D, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। A B C D, इसमें स्तंभ एक है लेकिन पंक्ति, ये आपकी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है। तो पंक्ति तो इसमें 4 हैं, स्तंभ एक है, तो ये स्तंभ आव्यूह की परिभाषा हो गई। अब आते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं और इसे संक्षिप्त में शून्य आव्यूह कहते हैं और इसे संक्षिप्त में गहरे जीरो से दर्शाते हैं।
शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे जैसे a बराबर 0 0 0, ये आपका शून्य आव्यूह है। इसमें पंक्ति 2 हैं, स्तंभ खड़े में स्तंभ देख लो 3 है, 2 गुणा 3, ये शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह को संक्षिप्त में शून्य आव्यूह को हम गहरे जीरो, गहरे शून्य से प्रदर्शित करते हैं। गहरे जीरो का अर्थ है डार्क जीरो, अर्थात इसको लिखेंगे a बराबर 0 बनाएंगे, उसको डार्क कर देंगे थोड़ा सा, इस प्रकार से डार्क कर देंगे, इसे कहते हैं गहरा जीरो। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर a b c, x y z p q r, ये इसमें 3 पंक्ति हैं, इसमें आपकी पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण है b बराबर 1 2 3 4, तो इसमें पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है। जितने स्तंभ हैं उतनी पंक्तियां होंगी, तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका वर्ग आव्यूह की परिभाषा है। नेक्स्ट, मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो मुख्य विकर्ण आव्यूह की परिभाषा मुख्य विकर्ण आव्यूह प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। प्रत्येक विकर्ण आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। इसमें से बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक जो विकर्ण होता है उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, जिसमें से परंतु बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से होते हैं, परंतु बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे के विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका एक वर्ग आव्यूह है। अब इसमें बाएं हाथ का ऊपरी सिरा, ये हमारे बाएं हाथ का ऊपरी सिरा है, तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ये बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के ऊपरी सिरे तक खींचे गए विकर्ण को ये हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है मुख्य विकर्ण, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ठीक है। तो मुख्य आव्यूह के मुख्य विकर्ण में कौन से अवयव हैं? 1 5 9। तो आव्यूह के मुख्य विकर्ण में 3 अवयव हैं, 1 5 और 9। तो ये परिभाषा मैन है, इसी पर डिपेंड 2-3 परिभाषा आपकी और है। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये 7 5 9, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, परंतु बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, बाएं हाथ का ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए निचले सिरे के विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। ओके, अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या है? विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। माने वह वर्ग आव्यूह जिसमें, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों को छोड़कर, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य
विकर्ण पर स्थित अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो जाएं। शेष सभी अवयव कैसे हो जाएं? शून्य हो जाएं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो जाएं तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर a 0 0 0 b 0 0 0 और यहाँ ले लें c। तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। इसे विकर्ण आव्यूह को संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। विकर्ण आव्यूह को संक्षिप्त रूप में विकर्ण आव्यूह को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। संक्षिप्त रूप में इसमें 3 अवयव आ रहे हैं। इसका अर्थ इसकी कोटि 3 गुणा 3 की है। इसमें 3 अवयव है तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 की होगी। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए इसका संक्षिप्त रूप जैसे आपको मैंने दिया a बराबर विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। DIAG डायगोनल 1 2 3। डायगोनल का अर्थ होता है विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो शॉर्ट में DIAG लिखा जाएगा। ये हो गया। इसका अर्थ है विकर्ण आव्यूह। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 कोटि की है। इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये संक्षिप्त रूप दिया है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है व्यापक रूप में। ये पहला उदाहरण। दूसरा b बराबर आपको दे दे डायगोनल ABCD। ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसका व्यापक रूप। अब इसमें कितने अवयव हैं? इसमें आपके 4 अवयव हैं। तो इसकी कोट 4 गुणा 4 की होगी। A 0 0 0 0 B 0 0 0 C 0 0 0 0 B। ये इसकी कोटि हो जाएगी 4 गुणा 4 4 गुणा 4 की। अब इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो जाएं
मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो समान हो जाएं, एक जैसे। 1 2 3 है, अब ये 1 2 3 ना होते हुए 2 2 2 तीनों अवयव एक जैसे हो जाएं तो वो हम तो उसे आप अतिसाभ्यू कह देते हैं। तो अतिसाभ्यू क्या है? यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसमें यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है, यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है, ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित, जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव समान हों, सभी अवयव समान हों, सभी अवयव समान हों तो उसे यह एक ऐसा आव्यूह है, यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव, कि मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव समान हों तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे तो इसकी परिभाषा है A बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और देना चाहो B बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। माने विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, मुख्य विकर्ण के अगर अवयव समान कर दें तो वो विकर्ण आव्यूह था, ये बन जाएगा अदिश आव्यूह। हाँ, ये ध्यान रखना, इसके जो विकर्ण में अवयव है समान होंगे लेकिन बन नहीं होगा। अगर ये अवयव बन हो जाए तो फिर ये आव्यूह अदिश नहीं रहा, फिर ये आव्यूह बन जाएगा इकाई आव्यूह। बन को छोड़ दें, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5, बन को छोड़ दें और कुछ भी लिख दीजिए तो इसे अदिश आव्यूह कहेंगे। अब आता है अगली परिभाषा इकाई आव्यूह की। इकाई आव्यूह इकाई आव्यूह कह दो या तत्समक आव्यूह भी इसे कह सकते हैं। एकल आव्यूह कहता है, एकक या एकक या तत्समक आव्यूह। इकाई कह लो, एकल कह लो या तत्समक कह लो, इन तीनों का एक ही अर्थ है, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो जब किसी वर्ग आव्यूह का प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव वन हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे एकक आव्यूह कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी वर्ग आव्यूह का प्रत्येक
अवयव बन हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे एकक या इकाई आव्यूह कहते हैं और इसे कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इकाई आव्यूह, जैसे हम जानते हैं गणित में कि पन का किसी भी नंबर में गुणा कर दें उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। 5 में पन का गुणा कर दो, 7 में कर दो या 5 में पन का डिवाइड दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह से गुणा कर दें या भाग दे दें तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आई तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो आई यहाँ आई 3 लिख दिया, इसका अर्थ है 3 गुणा 3 कोटि का हो गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तथा आई 2 लिख दें तो 1 0 0 1। इकाई आव्यूह की कोई कोट नहीं होती। इकाई आव्यूह की कोट दिए गए आव्यूह की कोट पर निर्भर करेगी। अगर तुम्हें कोई आव्यूह ए दिया है ए और उसकी कोट 3 गुणा 3 की है तो इकाई आव्यूह की कोट भी 3 गुणा 3 की होगी। तो ये नोट में समझ लीजिए। नोट जैसे ए है, ए में आई का गुणा कर दें या आई में ए का गुणा कर दें बराबर में ए मिलेगा। जहां ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है तो किसी भी आव्यूह में आई का गुणा करें, ए आई बराबर आप ए लिख सकते हैं या आई ए बराबर आप ए लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है। क्योंकि हमें इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह में पंक्ति क्या होती है, स्तंभ किसे कहते हैं और आव्यूह की कोटि की परिभाषा और आव्यूह के प्रकार। अब इसमें 2-3 परिभाषा आपकी और रह गई हैं तो ये परिभाषाएं हमें समझनी है। ये परिभाषाएं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनमें इसका यूज होगा और ये ओटी टाइप में आ सकती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।